जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 24 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। शुरुआत हम करेंगे गवर्नमेंट स्कीम से। तो सुकन्या समृद्धि योजना के 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले हमने कल या परसों की वीडियो में हम लोग ने देखा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। तो उस वीडियो में हम लोग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के, वो सारे डिस्कस किए थे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही एक कंपोनेंट है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके भी 10 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम लोग इस स्कीम के बारे में, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जितनी भी चर्चा हो सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है सुकन्या समृद्धि योजना कब लॉन्च की गई थी। तो ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस दिन लॉन्च की गई थी। किसने लॉन्च किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना। मतलब क्या है? सुकन्या मतलब कन्या, समृद्धि मतलब प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी कैसे आएगी? फाइनेंशियल सिक्योरिटी से। तो समृद्धि का यहाँ मतलब है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। किसको फाइनेंशियल सिक्योर करना? सुकन्या को, मतलब कन्या को, जो भी गर्ल चाइल्ड है उसको फाइनेंशियली सिक्योर करना। तो उसकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कैसे होती है? जैसे कि उनकी शादी होती है तब काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, पढ़ाई लिखाई को लेकर अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई वो मतलब बैकग्राउंड उनका वीक है, वीक बैकग्राउंड से आती है, वीक इकोनॉमिकल क्राइटेरिया है, तब वहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए, उन चीज़ों की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को कवर करने के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ये क्या फॉस्टर करती है? तो दिस स्कीम फॉस्टर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर गर्ल चिल्ड्रन। तो गर्ल चाइल्ड के लिए फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। अब पहले यहाँ पे हम लोग करंट फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे डिटेलिंग देखेंगे। तो कितने अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत? तो लगभग 4.2 करोड़ अकाउंट ओपन हो चुके हैं एज ऑफ नवंबर 2024। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है करंट डेटा कि लगभग 4.2 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। इसमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? तो 8.2% इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये जनवरी 2024 से लागू किया गया है। ठीक है, तो 8.2% के इंटरेस्ट रेट पे इसमें अकाउंट खोला जाता है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत गर्ल चाइल्ड के नाम से। अब हम लोग डिटेलिंग देखेंगे कि एक्चुअली में ये स्कीम है क्या। तो सबसे पहले ये देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना हमने देखा 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। किसके अंदर लॉन्च की गई थी? तो याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर लॉन्च की गई है। ठीक है, हो सकता है आपको दे दे पोषण योजना के अंतर्गत लॉन्च की गई है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे याद रखना है सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई है। मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें इन्वॉल्व है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेविंग्स को प्रमोट करना फॉर गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस। तो गर्ल चाइल्ड का जितना भी खर्चा है उसको वहन करना या उसको सिक्योर करना, और विवाह के दौरान जो भी एक्सपेंसेस आते हैं उनको बेयर करने के लिए ये एक सेविंग अकाउंट, एक तरीके का सेविंग अकाउंट खुल जाता है, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट हमेशा इंटरेस्ट रेट पे इनको प्रोवाइड करती रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है और इंडिपेंडेंस मिलती है। एलिजिबिलिटी क्या है? कौन कौन सी कन्याएं ये इसमें अपना खाता खुलवा सकती है? सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत किनको अकाउंट खुल सकता है? तो जो भी गर्ल चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स है उनका खाता खुल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, वही अकाउंट खुला सकते हैं जिनकी उम्र जो है, जिन गर्ल चाइल्ड की उम्र 10 साल से कम है। याद रखिएगा, एनआरआई एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एनआरआईज एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है। आपको अगर दो चार स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा एनआरआईज आर ऑल्सो एलिजिबल, तो हो सकता है आप कॉमन सेंस लगा के ये बोले कि हाँ एनआरआईज में क्या दिक्कत है। तो याद रखना है आपको, ये सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है और एनआरआईज के लिए एलिजिबल नहीं है। कौन सी? सुकन्या समृद्धि योजना। और एक अकाउंट पर गर्ल चाइल्ड खुलेगा। ठीक है, याद रखना है, 1 अकाउंट पर गर्ल चाइल्ड, अप टू 2 अकाउंट्स पर फैमिली। तो अब एक फैमिली में कितनी भी गर्ल चाइल्ड हो, लेकिन सिर्फ 2 ही गर्ल चाइल्ड का अकाउंट खुलेगा, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 2 अकाउंट्स पर फैमिली। एक फैमिली में 5 कन्याएं हैं तो उनमें से सिर्फ 2 ही कन्याओं का खुलेगा अकाउंट, और जिनकी वर्ष 10 वर्ष से कम होगी, जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम होगी, उन्हीं का अकाउंट खोला जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अकाउंट ओपनिंग कहीं पे भी ऑथराइज पोस्ट ऑफिस में या कमर्शियल बैंक में खोला जा सकता है। पेरेंट और लीगल गार्जियन कैन ओपन द अकाउंट। डिपॉजिट रिक्वायरमेंट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, देखिएगा। मिनिमम 250 पर ईयर। ठीक है, मिनिमम 250 रुपीज पर ईयर इन्वेस्ट करना है। मिनिमम तो ये है, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए पर ईयर
इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 250 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 1.5 लाख। तो 250 से 1.5 लाख के बीच में आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी अमाउंट अकाउंट में आप इन्वेस्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड फॉर 15 ईयर्स, तो ये जो डिपॉजिट की लिमिट है ये 15 ईयर्स तक है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है वो अप टू 15 ईयर्स है फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग डेट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 2001 में खोला तो 2016 तक ही ये अकाउंट मतलब वैलिड रहेगा, उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा और जिसके जितने भी जो भी उसमें फंड होगा वो सब दे दिया जाएगा, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड कब ये मैच्योर होगा, तो या तो 21 साल की कन्या हो गई, जिस कन्या के नाम से खुला था वो 21 वर्ष की हो गई फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग डेट, या अर्लियर मैच्योरिटी तब होगी अगर कन्या का विवाह 18 साल की उम्र में हो जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मैच्योरिटी पीरियड है, एक तो 21 वर्ष में, जैसे 21 वर्ष की कंप्लीट होगी आराम से अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, या अर्लियर मैच्योरिटी कब होगी, जब किसी कन्या की शादी हो जाती है आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ मैरिज, 18 साल के बाद किसी भी कन्या की शादी हो जाती है। अब ये शादी के लिए ही, शादी के एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए ये अकाउंट खोला गया है, तो अब जब शादी, जैसे ही शादी होगी 18 साल के बाद वैसे भी मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। और 21 साल में तो हो ही जानी है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई 22 साल में कर रहा है शादी तो भी 21 साल में ये क्या हो जाएगी, 21 साल में मैच्योर हो जाएगी सुकन्या समृद्धि योजना वाला अकाउंट, ठीक है। पार्शियल विड्रॉल भी किया जा सकता है इसके अंतर्गत, अप टू 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस फॉर हायर एजुकेशन अलाउड आफ्टर गर्ल्स अटेन 18 ईयर्स और पासेस 10 स्टैंडर्ड, ठीक है। तो फंड में जितना भी अमाउंट है, मान लीजिए 1000 रुपये है, तो उसमें 50% बैलेंस क्या किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। 500 रुपये विड्रॉ किया जा सकता है, कब, जब कोई जो कन्या है वो या तो 10 स्टैंडर्ड पास करे या तो 18 साल से ऊपर हो जाए और उसे हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो ये पार्शियल विड्रॉल की भी आपको लिमिट याद रखनी है। टैक्स बेनिफिट्स देखें तो टैक्स डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स अप टू 1.5 लाख, ठीक है। तो टैक्स डिडक्शन भी होगा सेक्शन 80C के अंतर्गत। ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट अर्न एंड मैच्योरिटी अमाउंट आर टैक्स फ्री, मतलब ट्रिपल ई, मतलब एग्जेम्प्टेड है, इंटरेस्ट भी मैच्योरिटी भी, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको। तो ये हमारी पूरी चर्चा हो गई सुकन्या समृद्धि योजना की। नेक्स्ट स्कीम की जिसकी चर्चा करेंगे हम लोग वो है दिया स्कीम। तो याद रखिएगा दिया क्या है, DIA स्कीम, ठीक है, डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन, ठीक है। दिया मिर्जा नहीं, दिया स्कीम, DIA, ना ही वो दीपक वाला दिया, ये DIA है। DIA क्या है, ये डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम है। किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया ने ये इंट्रोड्यूस किया है। जनवरी 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इंप्लीमेंटेशन कब होगा, तो 1 अप्रैल 2025 से इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन मतलब क्या है, इनको जो डायमंड सेक्टर है इंडिया में उनको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज डायमंड सेक्टर बाय एनकरेजिंग वैल्यू एडिशन एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। तो वैल्यू एडिशन को एनकरेज करने के लिए और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए दिया स्कीम को लॉन्च किया गया है। दिया का फुल फॉर्म है डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन, ठीक है। हो सकता है आपसे आई का फुल फॉर्म पूछ ले और दे दे कि डायमंड इंटरेस्ट ऑथराइजेशन, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और एक एक शब्द का क्या क्या महत्व है या क्या क्या स्टैंड करता है एक एक शब्द, ये आपको याद रखना है। तो डी से है डायमंड, आई से है इंटरेस्ट नहीं है, इम्प्रेस्ड है, याद रखिएगा, और ई से है, ए से है अप्रूवल, अप्रूवल नहीं है, ऑथराइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको किस किस तरीके के आपको फंसाया जा सकता है उन वर्ड्स पे भी आपको थोड़ा सा आपका अटेंशन पे करा दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, ठीक है। अब यहाँ पे की फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूटी फ्री इंपोर्टेशन ऑफ नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड्स वेइंग लेस देन 1/4 कैरेट या 25 सेंट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या है, ड्यूटी फ्री इंपोर्टेशन होगा, जो भी इंपोर्ट किया जाएगा उसमें कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। कौन से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाएंगे, तो नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड्स वेइंग लेस देन 1/4 कैरेट या 25 सेंट्स। तो 25 सेंट से जितने भी कम नेचुरली कट और पॉलिश डायमंड्स होंगे उनके इंपोर्ट होने पे ड्यूटी कुछ भी नहीं लगाई जाएगी, फ्री ड्यूटी रहेगी, ठीक है। रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 10% वैल्यू एडिशन ऑन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी बेनिफिट्स है उसको अवेल करने के लिए 10% वैल्यू एडिशन होना चाहिए एक्सपोर्ट्स में। एलिजिबिलिटी क्या है, तो डायमंड एक्सपोर्टर्स विद $15 मिलियन इन एनुअल एक्सपोर्ट्स एंड 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेज स्टेटस और हायर, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी हल्का सा याद रखिएगा। डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस कितने दिन के लिए वैलिड होगा, वैलिड फॉर 1 ईयर फॉर इम्पोर्ट्स एंड 18 मंथ्स फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये सब जो डेटा दिए जा रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं से ज्यादा फंसाने की उम्मीद रहती है, ठीक है। DIL वैल्यू 5% ऑफ एवरेज ऑफ पास्ट 3% एक्सपोर्ट्स विद अ मैक्सिमम कैप ऑफ 15 मिलियन पर एक्सपोर्टर एनुअली, ठीक है। तो ये आप DIL वैल्यू यहाँ पे जरूरत नहीं इतनी।
और एक्चुअल यूजर कंडीशन, डायमंड्स टू बी इंपोर्टेड अंडर दिस कंडीशन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट परमिटेड ओनली थ्रू छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो स्कीम है ये कहाँ पे लागू होगी, ये सिर्फ उन्हीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लागू होगी जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई से किए जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इनका जो फोकस है दिया स्कीम का वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के एक्सपोर्टर्स पे होगा। इंटरनेशनल अफेयर्स की चर्चा करते हैं तो 7th इंडिया फ्रांस मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली, इंडिया में। याद रखना है कहां पे ये होस्ट किया गया था, न्यू दिल्ली, इंडिया में। 7th याद रखिएगा, कौन से नंबर का, 7th नंबर का, 7th इंडिया फ्रांस मैरीटाइम कोऑपरेशन। ठीक है, याद रखिएगा मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग कहां पे होस्ट किया गया है, तो ये न्यू दिल्ली, इंडिया में होस्ट किया गया है। ऑब्जेक्टिव नाम से ही समझ में आ रहा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जैसे इलीगल पायरेसी हो गई, टेररिज्म हो गया, है ना, इतनी चीजें होती रहती हैं मैरीटाइम एरियाज में, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको बचाने के लिए, वहाँ पे रेजिलियंस डेवलप करने के लिए ये मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग इंडिया और फ्रांस के बीच होस्ट किया गया था। इसका सातवां संस्करण था और इसको नई दिल्ली, इंडिया में होस्ट किया गया था, आयोजित किया गया था। को चेयर्स कौन कौन से थे, तो इंडिया की तरफ से पवन कपूर थे जो कि डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और फ्रांस की तरफ से एलिस रूफो जो डायरेक्टर जनरल हैं वहाँ के इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्ट्रैटेजी, मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रांस की। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है, ये अभी हमने आपको बताया, मैरीटाइम सिक्योरिटी के थ्रेट्स को एनालाइज करना और उनसे रिलेटेड जो भी काउंटर किए जा सकते हैं, उन काउंटर अटैक्स के लिए जो भी स्ट्रैटेजी फॉर्म की जा सकती है, ये सारी बातों की चर्चा करने के लिए मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग होस्ट किया गया था। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, तो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, ये इन्वॉल्व थे इस मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग में। सेकेंड, रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर सेशेल्स, और थर्ड है रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर मेडागास्कर। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस का भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे 4 ऑप्शन दे दें और बोल दे कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं था 7वें संस्करण इंडिया फ्रांस मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग में। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडिया इंफॉर्मेशन ऑन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन गुरुग्राम वाला इन्वॉल्व है, रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर सेशेल्स वाला इन्वॉल्व है, और रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर मेडागास्कर इन्वॉल्व है। ठीक है, इंडिया का रोल क्या है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में, तो इंडिया जो है 2025 में अज्यूम करेगा चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर 2 ईयर्स, और ये किसको सक्सीड करेगा, तो ये चाइना को सक्सीड करेगा। इसके आगे हम लोग जब भी इसके बारे में चर्चा होगी डिटेल में तो बात करेंगे। नेक्स्ट चर्चा करते हैं इंडिया फ्रांस फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की, तो ये बात याद रखिएगा, इंडिया फ्रांस का फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन कहाँ पे होस्ट किया गया था, तो ये पेरिस फ्रांस में किया गया था। ठीक है, 2 अलग अलग जगहों पे 2 अलग अलग चीजें हो रही हैं। इंडिया फ्रांस मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ था और इंडिया फ्रांस फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन पेरिस फ्रांस में हुआ था। अब ये फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन किस लिए हुआ था, बायलैटरल पार्टनरशिप को डीपन करने के लिए, किस सेक्टर में, हाई एंड टेक्नोलॉजीज में। तो हाई एंड टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए, डीपन करने के लिए फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस होस्ट किया गया था, कहां पे, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, अब पेरिस फ्रांस में कौन कौन इन्वॉल्व है, तो इंडिया की तरफ से थे विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं, और फ्रांस की तरफ से एन मैरी डेस्कॉस्टेस जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं फ्रेंच मिनिस्ट्री फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स की। ठीक है, तो ये को चेयर्स भी याद रखिएगा। की पॉइंट्स क्या हैं, तो कॉपरेशन किस में करना, अभी हमने बताया हाई एंड टेक्नोलॉजीज में, किस सेक्टर में, डिफेंस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एआई। फ्रांस की चर्चा करें तो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इस समय इमैनुअल मैक्रन, प्राइम मिनिस्टर है फ्रैंकोis बैरू, कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है यूरो ड्रोन प्रोग्राम, याद रखिएगा यूरो ड्रोन प्रोग्राम इंडिया ने ज्वाइन किया है। कौन से स्टेटस इंडिया को अभी मिला है, तो ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, ऑब्जर्वर स्टेट की तरह इंडिया ने ज्वाइन किया है यूरो ड्रोन प्रोग्राम। तो याद रखिएगा इंडिया का रोल क्या रहेगा, ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिला है, अभी मेंबरशिप नहीं मिली है। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस का क्या मतलब होता है कि जो भी ऑब्जर्वर स्टेट होते हैं उन्हें डेटा, उन्हें जो भी टेक्निकल डेटा है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल नो हाउ है, ये सब पता रहता है, पर डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यूरो ड्रोन प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होगी, डेटा होंगे, नो हाउ होगी, टेक्नोलॉजी होगी, ये सब तो इंडिया को पता चलती रहेगी, पर इंडिया उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि अभी इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। जैसे ही ये ऑब्जर्वर स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा मेंबरशिप में, तब इंडिया
के लिए क्या होगा, इंडिया को डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी या इंडिया डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाएगी। ठीक है। अदर कंट्री विद ऑब्जर्वर स्टेटस कौन है यूरोड्रोन प्रोग्राम में? तो जापान पहली कंट्री थी, पहली एशिया पैसिफिक कंट्री थी जिनको ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पे इंक्लूड किया गया था यूरोड्रोन प्रोग्राम में। लेटर ऑफ अप्रूवल किसने हैंड किया है? तो याद रखिएगा हैंडेड ओवर बाय योकिम सकर। ठीक है, योकिम सकर ने जो है इंडिया को हैंड ओवर किया है लेटर ऑफ अप्रूवल टू अजीत गुप्ते हु इज इंडियाज एम्बेसडर टू जर्मनी। ठीक है, तो जोकिम सकर ने अजीत गुप्ते जी को क्या किया, हैंड ओवर किया है यूरोड्रोन प्रोग्राम के लिए ऑब्जर्वर स्टेटस टू इंडिया। इंडिया ने इसके लिए रिक्वेस्ट की थी अगस्त 2024 में और अप्रूवल मिला है जनवरी 2025 में। ठीक है, इंडिया ने कब रिक्वेस्ट किया था यूरोड्रोन प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए? तो अगस्त 2024 में किया था। की पॉइंट्स क्या है देख लेते हैं। तो इंडिया हैज एक्सेस टू टेक्निकल डेटा एंड कैन प्लेस ऑर्डर्स फॉर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो टेक्निकल डेटा इनके पास रहेगा, साथ ही साथ जो भी यूरोड्रोन प्रोग्राम से कुछ अच्छे ड्रोन होंगे उनके लिए इंडिया ऑर्डर्स कर सकता है, उनको ऑर्डर कर सकता है, उनके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है, इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस रिगार्डिंग डिजाइन और वर्क शेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, डिजाइन या वर्क शेयर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इंडिया के पास कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उसे ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। अब यूरोड्रोन प्रोग्राम ओवरव्यू की चर्चा कर लेते हैं। तो ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, किसके किसके बीच? जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप एक छोटा सा निमोनिक याद रखिएगा, GIF। ठीक है, GIF जो हम लोग भेजते हैं, GIF। ठीक है, तो यूरोड्रोन में कौन कौन इन्वॉल्व है? तो GIFS इन्वॉल्व है। GIFS, जी से क्या है? जी से जर्मनी है, I से इटली है, F से फ्रांस है एंड S से स्पेन है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था इसको? तो इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। ठीक है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू दी हुई है, तो 7 बिलियन यूरो की वैल्यू थी जब यूरोड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। मैनेज कौन करता है? OCCAR और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। यूरोड्रोन की कैपेबिलिटीज क्या है? डिजाइन फॉर लॉन्ग एंड्योरेंस मिशंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस, मैरीटाइम मॉनिटरिंग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, equipped with twin engine setup, passes preliminary design review in 2024। ठीक है, तो ये कुछ यूरोड्रोन की टेक्निकलिटीज यहाँ पढ़ लीजिएगा, स्पेसिफिकेशंस देख लीजिएगा। 2.3 टन ऑफ पेलोड कैरी कर सकता है, एयर में या हवा में एयरबॉर्न रह सकता है फॉर अप टू 40 आवर्स। फर्स्ट फ्लाइट स्केड्यूल फॉर 2026। ठीक है, तो अभी यूरोड्रोन प्रोग्राम के अंतर्गत जो पहला ड्रोन स्केड्यूल्ड है फ्लाइट के लिए वो 2026 है, और डिलीवरीज कब की जाएंगी इन ड्रोन की? तो 2028 में की जाएंगी। अब जो एक बॉडी है जिसके अंतर्गत यूरोड्रोन प्रोग्राम काम करता है उसके बारे में देख लेते हैं, OCCAR। तो ये क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है मैनेजिंग कोलैबोरेटिव आर्मामेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, कोलैबोरेटिव आर्मामेंट प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1996 में। इसका हेडक्वार्टर्स है बॉन, जर्मनी में। डायरेक्टर है जोकिम सकर, जिन्होंने अजीत गुप्ते जी को क्या किया था? हैंड ओवर किया था लेटर ऑफ अप्रूवल, किसके लिए? इंडिया को ज्वाइन करने के लिए एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी आशा करते हैं यूरोड्रोन प्रोग्राम से संबंधित। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 55वां संस्करण हो रहा है। ठीक है, एनुअल मीटिंग हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। याद रखेगा कौन सा संस्करण हो रहा है? तो 55th संस्करण हो रहा है। 55th संस्करण की होस्ट किया जा रहा है किसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ठीक है, लोकेशन क्या है? दावोस, स्विट्जरलैंड। हर साल यहाँ पे जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग होती है। याद रखिएगा दावोस, स्विट्जरलैंड में ये होस्ट किया जाता है। थीम इस बार की क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। इस बार की थीम क्या है? कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। ठीक है, तो ये बात हो गई 55th या 55वें संस्करण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल अवार्ड्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो 3 क्रिस्टल अवार्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है डेविड बेकहम को, जो कि इंग्लैंड के फुटबॉलर रहे हैं। इनको किसके लिए दिया गया है? चिल्ड्रन राइट्स को चैंपियन करने के लिए, चिल्ड्रन राइट्स को एम्पावर करने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए डेविड बेकहम को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरी रेसिपिएंट क्रिस्टल अवार्ड की है डायन वॉन फर्स्टेनबर्ग। डायन वॉन फर्स्टेनबर्ग ये बेल्जियम की फैशन डिजाइनर है। ठीक है, बेल्जियम की फैशन डिजाइनर है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी फोटो लगाई गई है। ये बेल्जियम की फैशन डिजाइनर है, ये एम्पावर कर रही है विमेन थ्रू फैशन। ठीक है, तो इनके आप
जो भी इनका नीश है, जो भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग में ही पूछ लिया जाए, ठीक है। तो डियान वॉन फॉस्टेनबर्ग कहाँ की हैं? ये बेल्जियम की हैं, और ये इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है? ये फैशन डिजाइनर है। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो ये एम्पावर कर रही है विमेन को थ्रू फैशन। थर्ड रेसिपिएंट है क्रिस्टल अवार्ड्स के रिकेन यामामोटो। रिकेन यामामोटो, आपको अगर पता होगा तो इनको क्या मिला था? अभी 2024 का प्रिट्जकर प्राइज मिला था। प्रिट्जकर प्राइज क्या है? आर्किटेक्चर की फील्ड में हाईएस्ट प्राइज जो दिया जाता है आर्किटेक्चर की फील्ड में, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रिट्जकर प्राइज कहते हैं, ठीक है। वो एक तरीके से आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी माना जाता है, ठीक है। तो ये रिकेन यामामोटो को मिला था। तो रिकेन यामामोटो जो है ये जापानीज आर्किटेक्ट है, और ये इनोवेटिंग सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, किसके लिए? इनोवेटिंग सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के लिए। किसको? रिकेन यामामोटो को, ठीक है, रिकेन यामामोटो को। अवार्ड किसने प्रेजेंट किया था? तो हिल्ड श्वाब ने हिल्ड श्वाब जो है चेयर वुमन है एंड को फाउंडर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आर्ट्स फोरम की। इन्होंने अवार्ड प्रेजेंट किया था 3 पर्सनैलिटीज को। किसको किसको? फिर से देखते हैं। डेविड बेकहम को, जो कि इंग्लिश फुटबॉलर रहे हैं, है ना, डेविड बेकहम पहले हैं। दूसरे नंबर पे है डायन वॉन फर्स्टनबर्ग, जो कि बेल्जियन की फैशन डिजाइनर है, और इन्होंने किस में कंट्रीब्यूशन किया है? एम्पावर किया है विमेन थ्रू फैशन। और थर्ड है रिकेन यामामोटो, जो कि जापानीज आर्किटेक्ट है। और अवार्ड किसने प्रेजेंट किया है? तो हिल्ड श्वाब ने किया है, जो कि चेयर वुमेन एंड को फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड आर्ट्स फोरम है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्रिस्टल अवार्ड का पर्पस क्या होता है? ये कल्चरल लीडर्स को सेलिब्रेट करता है हु ड्राइव सोशल, एनवायरमेंटल एंड क्रिएटिव प्रोग्रेस थ्रू वर्क। स्टेट अफेयर की चर्चा करते हैं। तो न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर 2025 होस्ट किया जाएगा। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025, इसकी डेट्स क्या होंगी? फरवरी 1 से फरवरी 9, 2025 तक। कहाँ पे इसका वेन्यू होगा? तो भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में होस्ट किया जाएगा न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025। 1 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में ये किया जाएगा। कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो नेशनल बुक ट्रस्ट एंड को होस्टेड बाय इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये पिछले 51 सालों से ये वर्ल्ड बुक फेयर होस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1 फरवरी से 9 फरवरी डेट है। नेशनल बुक ट्रस्ट और इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन होस्ट है वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली 2025 के, और ये पिछले 51 सालों से होस्ट किया जा रहा है। थीम क्या है? रिपब्लिक एट द रेट 75, ठीक है। रिपब्लिक एट द रेट 75 किसकी थीम है? न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 की, विच सेलिब्रेट्स 75 ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फोकसिंग ऑन प्रोग्रेस इन नेशन बिल्डिंग एंड द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047। तो याद रखिएगा, थीम क्या है? रिपब्लिक एट द रेट 75 की। इस थीम के लिए पवेलियन स्टैब्लिश किया गया है, और पवेलियन को डिज़ाइन किसने किया है? तो इट इज़ डिजाइंड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, ठीक है। हल्का सा याद रखिएगा, बहुत ही प्रोमिनेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार याद रखिएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कोलकाता के बोई मेला की, और ये इंडिया का ओल्डेस्ट बुक फेयर है। याद रखिएगा, बोई मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ये कोलकाता में आयोजित किया जाता है। और ये क्या है? तो ये बुक फेयर है, ये ओल्डेस्ट बुक फेयर है इंडिया का, ठीक है। पहली बार ये 1918 में कैलकाटा में ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1918 में इसको पहली बार होस्ट किया गया था बोई मेला को, ठीक है। इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट बुक फेयर एंड आइकॉनिक पार्ट ऑफ कोलकाता कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है। तो बस आप ये याद रखिएगा, बोई मेला क्या है? तो ये बुक फेयर है, और ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये कोलकाता में आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में नया स्टेट एम्बलम अडॉप्ट किया गया है, अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में ये देख रहे होंगे, ये त्रिपुरा का नया एम्बलम है। क्या है इसमें? इसमें अशोक चक्र है, और क्या है इसमें? त्रिपुरा का मैप है और सर्कल है, और यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा लिखा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसको अनाउंस किया गया था मनिक साहा जी द्वारा, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा हैं। अप्रूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो आपको बस ये डायरेक्टली पूछ सकता है, अगर पूछना चाहे, कि किस राज्य ने अभी हाल में ही नया स्टेट एम्बलम अप्रूव किया है, किस स्टेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी हाल में ही नया स्टेट एम्बलम अप्रूव किया है। तो याद रखना है आपको, ये किसके लिए हुआ है? ये त्रिपुरा के लिए हुआ है। स्पोर्ट्स अफेयर की चर्चा करते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025
इनॉग्रेट किया गया है। पहला फेज शुरू हुआ है 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025, जो कि लद्दाख में खेला जाएगा, और दूसरा फेज 22 फरवरी से 25 फरवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में खेला जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के होस्ट कौन होंगे? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही यूनियन टेरिटरी है, दोनों ही होस्ट करेंगी खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, पहला फेज खेला जाएगा लद्दाख में, सेकेंड फेज फरवरी में खेला जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो दोनों ही लोकेशन आपको याद रखनी है, डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन एंड टीम्स कितनी है? तो 19 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, आर्मी, आईटीबीपी एटसेट्रा। ठीक है, डिसिप्लिन कितने होंगे? तो आइस डिसिप्लिन होंगे 2 और स्नो डिसिप्लिन होंगे 4, तो टोटल डिसिप्लिन हो गए 6। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हिस्ट्री की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2020 में अंडर खेलो इंडिया स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। ठीक है, प्रीवियस एडिशन सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इट इज द सेकेंड टाइम दैट लद्दाख इज होस्टिंग विंटर गेम्स। ठीक है, तो याद रखना है आपको खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में, क्या याद रखना है, कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। पहला फेज 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 के बीच लद्दाख में खेला जाएगा। दूसरा फेज जम्मू कश्मीर में 22 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में खेला जाएगा। कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी? 19 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। टोटल 6 डिसिप्लिन होंगे, जिसमें आइस रिलेटेड डिसिप्लिन 2 होंगी और स्नो डिसिप्लिन 4 होंगी। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स लॉन्च किया गया था 2020 में। ठीक है, तो ये पूरी चर्चा हो गई खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे टाटा मुंबई मैराथन 2025 की, जिसको महाराष्ट्र में, मतलब मुंबई महाराष्ट्र में होस्ट किया गया है, और ये 20वां संस्करण था मुंबई मैराथन का। ठीक है, टाटा मुंबई मैराथन का ये 20वां संस्करण था, याद रखिएगा। रेस का लेबल क्या था इतना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, गोल्ड लेबल रोड रेस। ठीक है, गोल्ड लेबल रोड रेस इस रेस का लेबल था। ऑर्गेनाइजर कौन था? प्रो कैम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। सिग्निफिकेंस क्या है? तो जो इसमें क्वालिफाई करता है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2025 टोक्यो जापान के लिए भी क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वन हु क्वालिफाइज फॉर द इन दिस मुंबई मैराथन ही इज ऑटोमेटिकली और शी इज ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 विच इज गोइंग टू बी होस्टेड इन टोक्यो। ठीक है, जापान, सितंबर 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट की जाएगी टोक्यो में। अब हम लोग विनर की बात कर लेते हैं। तो विनर मेंस एलीट रेस में कौन विनर रहे हैं? तो बरहान टेस्फे रहे हैं एरिट्रिया से। सेकंड प्लेस पे हैं मेरवान केस्टे जो कि एरिट्रिया से हैं, और थर्ड प्लेस पे हैं टेस्फाए डेमेके जो कि इथोपिया से हैं। ठीक है, तो थोड़े नाम टिपिकल हैं, आप 2-3 बार पढ़िएगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, बरहाने टेस्फे जो हैं ये एरिट्रिया के हैं, मरहावी कैसेटे ये एरिट्रिया की हैं, एरिट्रिया के हैं सेकेंड प्लेस पे। थर्ड प्लेस पे हैं टेस्फाए डेमेके जो कि इथोपिया से आते हैं। विमेन की बात करें विमेन सेक्शन में, तो विमेन एलीट रेस में जीती हैं, जो विनर रही हैं वो हैं जॉयस चेपरकोई टेले जो केनिया की हैं। सेकंड प्लेस पे हैं शिताए एश्ती जो बरेन से आती हैं, और थर्ड प्लेस पे इथोपिया की मेदिना देमे आर्मीनो है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इंडियन एलीट कैटेगरी में देखें तो इंडिया में मेंस विनर रहे हैं अनीश थापा, और विमेंस विनर रही हैं निर्माबेन ठाकुर। ठीक है, निर्माबेन ठाकुर विमेंस में विनर रही हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इंडियन एलीट कैटेगरी की। इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोहम्मद मुख्तार जमा फेरा। ठीक है, जिनको सर मो फेरा के नाम से जाना जाता है, हु इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेट ब्रिटेन मल्टीपल ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन। तो ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ये ओलंपिसिस्ट हैं जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को मल्टीपल ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियन में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर भी याद रखिएगा, और बहुत चांसेस हैं कि आपसे इवेंट एम्बेसडर ही पूछा जाए, जो कि हैं सर मो फेरा, और इनकी नेशनैलिटी है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ से एक बार फिर देख लेते हैं टाटा मुंबई मैराथन 2025 के बारे में। तो ये 20वां संस्करण था। ठीक है, और इसमें एलीट रेस में मेंस में देखिएगा, विमेंस में कौन जीता है ये देखिएगा, इंडियन एलीट कैटेगरी में देखिएगा।